प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उदारवादी विचारधारा के प्रतिनिधि विचारक माने जाते हैं। गोखले भारत की आर्थिक दुर्दशा से अत्यंत दुखी थे और वो चाहते थे कि भारत में पहले आर्थिक सुधारों को लाया जाना चाहिए और आर्थिक सुधारों को लाने के बाद ही राजनीतिक सुधारों को लाया जाना चाहिए। यानी राजनीतिक सुधारों की पूर्व आवश्यकता के रूप में वो आर्थिक सुधारों को आवश्यक मानते थे। दादा भाई नौरोजी, रानाडे, रोमेश दत्त जैसे अर्थशास्त्रियों से गोखले अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने न केवल तत्कालीन जो भारत की आर्थिक दुर्दशा थी उनके कारणों का विश्लेषण किया, उन कारणों को जाना अपितु भारत की आर्थिक उन्नति एवं समृद्धि के उपायों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। गोखले ने वेल्वी आयोग के समक्ष और बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने भाषणों के माध्यम से भारत में आर्थिक सुधारों की मांग को दृढ़ता से प्रस्तुत किया। गोखले के प्रमुख आर्थिक विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। नागरिक प्रशासन पर व्यय में कमी करने पर बल। गोखले की मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में नागरिक प्रशासन के ऊपर बहुत अधिक धन खर्च किया जा रहा है और इस अत्यधिक धन खर्च करने के कारण से जन कल्याण के लिए आवश्यक धनराशि नहीं बच पाती है। गोखले का मत था कि नागरिक प्रशासन पर जो अत्यधिक धन खर्च किया जा रहा है उसका प्रमुख कारण है कि भारत में जितने भी उच्च पद हैं उन पदों पर यूरोपियन लोगों को नियुक्त किया जाता है। उनके वेतनमान, भत्ते और सुविधाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए गोखले ने सुझाव दिया कि प्रशासन के इन उच्च पदों पर योग्य भारतीयों को नियुक्त किया जाए तो इस व्यय की राशि को कम किया जा सकता है और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि जो भारत के शिक्षित एवं प्रतिभावान युवा हैं उन युवाओं में ब्रिटिश राज के प्रति असंतोष भी कम होगा और प्रशासन का भारतीयकरण भी होगा। तो ये वो सुझाव उन्होंने दिया। दूसरा उनका सुझाव था कि भारत के सैनिक व्यय में कमी की जाए। गोखले की मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में सैनिक विषयों पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा है और इसका संपूर्ण भार भारतीय जनता को वहन करना पड़ता है। उन्होंने वेल्बी आयोग के समक्ष ये गवाही देते हुए स्पष्ट किया कि भारत के कुल राजस्व और सैनिक व्यय का अनुपात यह बताता है कि विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में सैनिक मामलों पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जा रहा था। यानी उन्होंने इस बात को सिद्ध किया वेल्बी आयोग के समक्ष कि विश्व में जितने भी अन्य देशों में सेना और नागरिक प्रशासन पर जितना खर्च किया जा रहा है उससे कहीं अधिक खर्च भारत में किया जा रहा है और इस संपूर्ण खर्च को भारतीय जनता को वहन करना पड़ता है। तो गोखले ने सैनिक व्यय में कमी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनका पहला सुझाव ये था कि भारत की स्थायी सेना की संख्या को घटाया जाना चाहिए और उसके स्थान पर या उसकी पूर्ति करने के लिए अनुपूरक के रूप में रिजर्व सेना की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा सुझाव उनका ये था कि सेना के जितने भी उच्च पद हैं उन उच्च पदों पर योग्य भारतीयों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि यूरोपियन अधिकारियों की तुलना में कम वेतन एवं भत्तों पर काम करने के लिए तैयार होंगे। तीसरा सुझाव ये था कि भारत की सेना का उपयोग भारत के बाहर इंग्लैंड की जब इच्छा के अनुसार किया जाए तो उस पर होने वाले व्यय का एक निश्चित भाग ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। तो ये तीन महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिए थे। इसके अलावा उन्होंने जनता पर करों के बोझ को कम करने पर बल। गोखले भारतीय जनता पर ब्रिटिश शासन के दौरान लगाए जाने वाले अत्यधिक करों से काफ़ी
दुखी थे, क्षुब्ध थे और उन्होंने जनता पर लगाए जाने वाले करों की मात्रा को कम करने पर बल दिया। उनका सुझाव ये था कि जो कर की राशि है उसकी मात्रा को कम किया जाना चाहिए और इस कर की मात्रा को कम करने के कारण से जो राजस्व का नुकसान हो वो दूसरी चीज़ों से उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। गोखले का विचार था कि एक तरफ जहां जनता पर करों का आवश्यकता से अधिक भार डाला जा रहा है तो दूसरी ओर उससे अर्जित आय का अधिकांश भाग जनता के लिए कल्याणकारी गतिविधियों पर व्यय करने की अपेक्षा नागरिक प्रशासन एवं सेना पर व्यय किया जा रहा है। तो गोखले ने सुझाव दिया कि उपभोग की वस्तुओं पर कर की मात्रा को घटाया जाना चाहिए, सूती माल पर उत्पादन शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए, जब कभी अकाल की स्थिति हो तो किसानों को भू राजस्व से पूर्ण मुक्त कर देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किए थे। कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए गोखले ने एक सुझाव ये भी दिया था कि अकाल के समय भू राजस्व को माफ़ कर दिया जाए, आय कर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि की जाए, सूती कपड़े के उत्पादन पर आबकारी ड्यूटी की समाप्ति की जाए और नमक पर कर की दरों को कम किया जाए। तो इस तरह के सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किए थे। भारतीय आर्थिक हितों के विपरीत रेलों के विस्तार का विरोध। गोखले ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलों के विस्तार किए जाने वाली नीति का विरोध किया। उन्होंने वेल्बी आयोग के समक्ष ये गवाही देते हुए प्रस्तुत किया कि ब्रिटिश सरकार की जो रेल विस्तार की नीति है उस रेल विस्तार की नीति में अनेक कमियां हैं और उसके आधार पर उन्होंने आलोचना की। उनका मत ये था कि रेलों के विकास पर व्यय की जाने वाली राशि बहुत अधिक है और इस कारण जनता के कल्याण पर व्यय करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं रह पाता है। दूसरा उनके आलोचना का आधार ये था कि रेलों के मार्ग के विस्तार एवं विकास का उद्देश्य भारतीय हितों की रक्षा करना नहीं है, अपितु भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है और ब्रिटिश औद्योगिक हितों की रक्षा में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति का भी विरोध किया। गोखले यद्यपि उदारवादी विचारक थे और उदारवादी विचारधारा में मुक्त व्यापार की नीति को स्वीकार किया जाता है, उस पर बल दिया जाता है, लेकिन अपनी इस उदारवादी विचारधारा के बावजूद भी गोखले भारत के लिए मुक्त व्यापार की नीति उपयुक्त नहीं मानते थे। उनका मत था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति अपनाने के कारण भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे और इनमें लगे हुए लोग या तो बेरोजगार होंगे या फिर वो कृषि पर पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे। गोखले ने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षण की सतर्क एवं विवेक सम्मत नीति अपनाए जाने पर बल दिया। इसके तहत उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे भारत में नए उद्योगों की स्थापना एवं विकास में ब्रिटिश सरकार को सहयोग देना चाहिए, भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन सहित विश्व के समृद्ध एवं उन्नत उद्योगों के साथ खुली प्रतियोगिता से बचाया जाना चाहिए, भारत के अंदर भारतीय उद्योगों में खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, भारतीय उद्योगों का इस प्रकार से विकास किया जाए कि उनमें एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों का विकास नहीं हो पाए। जब संरक्षण की इस नीति के अनुसार भारत के उद्योगों का पर्याप्त विकास हो तो उसके बाद उन्हें स्वतंत्र प्रतियोगिता के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव थे जो उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को विकसित करने, उनको संरक्षण प्रदान करने पर बल दिया। साथ में ये भी कहा कि उनको संरक्षण इस तरह से नहीं दिया जाना चाहिए कि वो बोझ बन जाए, बल्कि इस तरह से दिया जाना चाहिए कि वो स्वतंत्र प्रतियोगिता का सामना करते हुए अपना विकास कर सकें। ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास के प्रयत्न किए जाने चाहिए। गोखले ने ग्रामीण समाज विशेषकर जो कृषकों के ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे और उनका मत ये था कि किसान महाजनों के ऋण जाल में फंसे रहते हैं, इस कारण वे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। गोखले का मत था
कि ग्रामीण समाज के ऋण संबंधित समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सहकारी साख समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। तो गोखले मानते थे कि ग्रामीण जो जनता है, विशेषकर कृषक, उनकी जो आर्थिक दयनीय स्थिति है उसका कारण है महाजनों का ऋण जाल। क्योंकि किसान अपनी कृषिगत या निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों से उच्च दर पर ऋण लेते हैं और इस तरह से वो ऋण जाल में फंस जाते हैं कि अपनी सारी कमाई कजाई को चुकाने के बावजूद भी वो ऋण जाल से मुक्त नहीं होते हैं। तो किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी साख समितियों की स्थापना किए जाने पर उन्होंने बल दिया। वित्तीय विकेंद्रीकरण का सुझाव। गोखले केंद्र एवं प्रांतों के मध्य राजस्व वितरण को न्याय संगत बनाने के पक्ष में थे। गोखले का विचार था कि प्रांतीय सरकारों को अपने लोक कल्याण कार्यों की पूर्ति के लिए न केवल केंद्र से पर्याप्त अनुदान प्राप्त होना चाहिए, अपितु उन्हें नए कर लगाने, अपने राजस्व में वृद्धि करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए। केंद्रीय बजट में आय व्यय के पक्षों में अत्यधिक संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कुछ वित्तीय विकेंद्रीकरण के सुझाव भी प्रस्तुत किए थे। अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गोखले के जो विचार हमने पढ़े हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते थे। वे इस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते थे जिसमें अर्थव्यवस्था का संचालन ब्रिटिश हितों के स्थान पर भारतीय हितों की पूर्ति के लिए किया जा सके। वे भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश की तुलना में एक औद्योगिक देश के रूप में विकसित करना चाहते थे तथा औद्योगिकरण की एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाना चाहते थे जिससे भारतीय उद्योग धंधे विकसित हो सके। वे औद्योगिकरण द्वारा भारतीय जनता की रक्षा करना चाहते थे ताकि भारतीय जनता के रोजगार में वृद्धि हो सके, उनमें आत्मनिर्भरता एवं आत्म सम्मान का भाव विकसित हो सके। उनका मत था कि नागरिक प्रशासन एवं सेना पर होने वाले व्यय को नियंत्रित किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए समुचित धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।